हेलो व्यूवर्स। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बड़ी आंत यानी कोलन से रिलेटेड है। हम बात कर रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अगर इसको हम सिंपली समझना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि कुर्वे अमा वर्मी। लेकिन जब इसको हम यूनानी नज़रिए से इसके टर्म की बात करेंगे तो इल्तिहाबुल ओलूल तकरही यानी बड़ी आंत जो कि जिसका कि आखिरी हिस्सा कोलन है जो अपेंडिक्स से शुरू हो करके और रेक्टम तक जाता है, इस हिस्से में वर्म आता है और ज़ख्म हो जाता है। ये ज़ख्म बहुत दिनों तक ठीक नहीं होता है और बल्कि मॉडर्न साइंस में तो यही माना जाता है कि ये इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं होता है, बस चलता है। लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इसका इलाज है। हमारे यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं हम उसका अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करते हैं। बात ये होती है कि मर्ज़ को एक अलग नज़रिए से समझा जाए और मर्ज़ की जो ज़रूरत हो उसको पूरा किया जाए। तो ये जो बीमारी है ये धीरे धीरे शुरू होती है, जिसमें कि पतला पाखाना आने लगता है या कहें कि दस्त लगते हैं, थोड़े थोड़े देर में बार बार दस्त लगने लगते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो हाजत है वो बढ़ जाती है, यानी कि अर्जेंसी बढ़ जाती है, फ़ौरन पाखाने को जाना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद इसमें ब्लड और म्यूकस आने लगता है। फिर इसमें रेक्टम में नीचे के हिस्से में दर्द भी हो सकता है और उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस तरह से क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है। ये अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए तो फिर उल्टी का मन भी, नौशिया होता है, बुखार आता है और ज़्यादा जिस्म से बाहर तक फैल जाए तो फिर जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, आँखों में लाली हो सकती है, रेशेज़ आ सकते हैं। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन जब इस मर्ज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाती है तो उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है उस पर ख़ास ध्यान दिया जाता है। ट्रीटमेंट जानने से पहले हम थोड़ी सी बात और करते हैं इस मर्ज़ के बारे में। इनफैक्ट ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बार बार ऊद करता है या रिकरेंस होता है, यूँ कहिए कि, या और ज़्यादा क्लियर कहें तो फ्लेयर्स ऑफ एपिसोड्स होते हैं। यानी कि ये कुछ दिनों ठीक रहता है, फिर हो जाता है, फिर कुछ कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, ऐसे इसका रहता है। ब्लीडिंग का भी यही हाल रहता है। तो ये एक चीज़ चलती है और इसमें अगर वेट लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये बीमारी बढ़ रही है। और अगर ट्रीटमेंट के दौरान वेट गेन होने लग गया है तो इसका मतलब ये, चाहे तब भी ब्लीडिंग हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो डिज़ीज़ है वो अंडर कंट्रोल है और ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है इसका लंबा चलता है। मॉडर्न साइंस में इसका जो ज़ाहिरी तौर पे कोई भी कॉज नहीं समझ में आता है, लेकिन यूनानी नज़रिए से जब इसको हम समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब कोई तेज़ मादा, तेज़ खिल्त वहाँ जाकर एक ख़ास जगह पे, मुकाम पे जमा होती है और बहुत दिनों तक रहती है, तो उसको हटाने के लिए वहाँ पर कुछ सीक्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से वहाँ वर्म आता है और ज़ख़म हो जाता है। इसी बात को जब मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्सप्लेन करता है तो वो इस तरह से करता है कि ये इम्यून रेस्पॉन्स डिजीज़ है। यानी कि जब वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं वो ओवर एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पर जाकर काम करते हैं और उसकी वजह से ये ज़ख़म हो जाता है। तो हम भी यही कहते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, हम खिल्त की बात कहते हैं और खिल्त में ही ये सेल्स आते हैं। यानी कि खिल्त कोई अलग चीज़ नहीं है। जब हम सौदा सफ़रा बलगम खून के नाम से खिल्त की बात करते हैं तो ये चारों ही खिल्त हैं जो हमारी बॉडी की तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ब्लड में सर्कुलेट करते हैं उनको कवर करते हैं। बस डिफ्रेंसिएशन की बात है। तो हम यहाँ अगर इसको थोड़ा और समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सफ़रा एक ऐसा केमिकल है जो तेज़ होता है, लेकिन बलगम, जिसको कि बलगम तबई, जिसके अंदर की तमाम सेल्स होते हैं, चाहे न्यूट्रोफिल हो या पोलीमॉर्फ हो या बेसोफिल्स हों, ये सब सेल्स जो होते हैं बलगम की डेफिनेशन में आते हैं और यही इन्हीं में से कुछ सेल्स जो होते हैं इम्यूनिटी सेल्स कहलाते हैं। और फिर इनकी कैटेगरी और आगे बढ़ती है। ये अच्छी बात है, एलोपैथी इसको ज़्यादा तरीके से रिसर्च करके एलोबरेट करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें उससे
और ज़्यादा हमारी बात को एक तरह से बल मिलता है, ज़ोर मिलता है कि हाँ, हम जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। लेकिन बस यह है कि टर्म्स का और जो शब्दों का है वो अंतर है। हम इस तरह से कहते हैं कि ये खिल्त वहाँ पे एक हरीफ खिल्त है और वहाँ पे दूसरी खिल्त काम करती है, इस वजह से होता है, और वही खिल्त उस ज़ख्म को भरती है दूसरे नाम से। तो बस उसको अब हमारे आने वाली जनरेशन थोड़ा सा इस पे काम करे और इसको प्रूव करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बहरहाल हम जब इस नज़रिए से बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी होता है। अब हम फिर बात करते हैं इसके इलाज के तरीक़े या उसूल इलाज की। तो ज़ाहिर सी बात है, ये मर्ज़ एक गर्म मर्ज़ है, इसलिए यहाँ पर सर्द और खुश्क दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। और इसमें सबसे पहले एक जो काम किया जाता है वो फस्द खोलने का होता है। चूँकि एक प्रॉब्लम जिस्म के किसी पार्ट में है तो वहाँ पर बॉडी का इम्यून सिस्टम उसी की तरफ खींचता रहता है, काम करता रहता है, उधर की तरफ उसका रुझान रहता है। तो उसके रुझान को वहाँ से हटाने के लिए, दूसरी तरफ करने के लिए हम फस्द खोलते हैं हाथ की, दाएं हाथ की। तो उससे जो मादे का जो इमाला है, जो रुझान है, वो ऊपर की तरफ हो जाता है और वहाँ से जो ये चीज़ परेशान कर रही थी ये हट जाती है, तो काफ़ी कुछ मदद मिलती है इलाज को जल्दी होने में। तो इसलिए एक तो फस्द खोली जाती है अगर पेशेंट ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, उसके खून की कमी नहीं है तो। उसके बाद एक ख़ास जो तरीक़ा है इसमें यह है कि उसको पानी पीने के लिए दिन में जब भी वो पानी पी, यानी कि ये समझ लीजिए कि करीब 2 लीटर पानी ले करके, और लोहे की कुछ छड़, जिसको छेनी, टाँकी वगैरह कहते हैं, पत्थर तोड़ने काम आती है, वो बेहतर रहती है, वो भारी होती है, उसको लाल करके, साफ़ करके आग में बिल्कुल लाल कर ली जाए, तो उसको उस पानी में कम से कम 7 बार डुबो करके ठंडी कर ली जाए, फिर गर्म किया जाए, फिर ठंडे। इसको लोहे का बुझा हुआ पानी कहते हैं, और वो पानी पीने को, छानकर वो पानी पीने को दिया जाए। और इसके अलावा इसमें सुमगर भी, यानी बबूल का गोंद बहुत अच्छा काम करता है। शरबत हब्बुलास, शरबत अंजुबार, इसबगोल की भुस्सी, सफ़ूचार तोहम, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन सब चीज़ों से कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर हम जो इसके लिए प्रॉपर दवाएं बनाते हैं। असल में हमारे पास जो दवाएं हैं, ये दवाएं भी होती हैं, इनमें से कुछ दवा होती है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आप यूँ समझ सकते हैं कि जब ज़ख़म बाहर की तरफ होता है तो आप ड्रेसिंग करते हैं, एक बैंडेज पे कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, फिर उस पर रखते हैं और फिर ड्रेसिंग करते हैं और ज़ख़म जल्दी सी होता है, आप ओपन नहीं छोड़ते हैं। लेकिन चूँकि ये ज़ख़म आप आंतों में है तो वहाँ तो आप ड्रेसिंग कर नहीं सकते, वो हर वक्त ओपन रहता है और वहाँ पे फीसेस रहती है, स्टूल रहता है, तो वो गंदगी रहती है, तो वह इन्फेक्शन के भी बने रहने की होता है। तो ऐसे में हमें ऐसी दवा वहाँ पे पहुँचानी होती है जो दवा की ख़ासियत ये है कि वो वहाँ जाकर ज़ख़म के ऊपर एक लेयर बना देती है और वो चिपक जाती है, उससे बिल्कुल वहाँ पे चिपक जाती है, लेयर बना देती है। अब ऊपर की बाहर की कोई भी चीज़ उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा पाती है। फिर हम डोज देते हैं, वो जाकर और लेयर बनाती है और लेयर, इस तरह से एक तरह की एक ड्रेसिंग पेच लग जाता है वहाँ पर, उस ज़ख़म पर। तो और जब ये ज़ख़म नीचे से धीरे धीरे हील अप हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है, तो ये चीज़ धीरे 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 वहाँ से छूट करके चली जाती है। और ये ज़ाहिर सी बात है, हर्ब है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं है। तो हालांकि इस सब में टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, ये मर्ज़ ऐसा है जो धीरे होता है, लेकिन ट्रीटमेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि बड़ी आंत का ऐसा वर्म जिसमें ज़ख़म होता है और इसकी ब्लीडिंग या पेट में दर्द होना, ये सब ख़ास बातें हैं। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात इसकी है कि इसमें वेट लॉस होता है, खून की कमी तो हो ही जाती है लेकिन वेट भी लॉस होता है। तो फस्द करते वक्त ध्यान रखें कि खून की कमी अगर पेशेंट में हो गई है तब फस्द नहीं खोलेंगे, तब सिर्फ दवाओं से ही काम करेंगे। तो इस तरह से हम इसको, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हम यूनानी नज़ीरे से ट्रीट करते हैं, तो ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह होता है। बात नज़रिए की ही होती है ज़्यादातर, फिर आपके पास मेडिसिन किस तरह की है उसका भी फ़र्क पड़ता है। तो ये था इन शॉर्ट, समझ सकते हैं आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।